हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। मैं हूं विवेक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सारे स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर जो है ज्योमेट्री आती है। और यदि मैं बात करूँ एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए, CGL 2020 की स्पेशली मैं बात करूँ, तो CGL के लिए ना सिर्फ प्री में ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि जो सिलेक्शन का रास्ता है दोस्तों, मेंस में ज्योमेट्री के थ्रू जाता है। यदि आप ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे अपने मेंस एग्जाम्स तक, तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाएंगे बहुत सारे बच्चों से जिनकी ज्योमेट्री अच्छी है, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज मेंस में ज्योमेट्री कवर करता है और करीब करीब 20 से 25 सवाल तक ज्योमेट्री के आ जाते हैं। यदि मैं मेंस की बात करता हूँ, CGL मेंस की, तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसको मैं पूरा का पूरा बेसिक से समझाने का प्रयास है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं बताऊँगा। और दोस्तों, ये जो नोट्स हैं, PDF है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, सिलेक्शन क्लासेस बाय विवेक के नाम से। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। और ये जितने भी 2-3 पार्ट रहेंगे, हालांकि मैं ये भी कर सकता था कि इन पार्ट्स को कंपाइल करके एक मैराथन वीडियो बना देता, बट रादर देन क्या है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और मैं भी कंटिन्यूएशन में आपको पढ़ाऊंगा, तो यू विल फील बेटर एंड आई ऑल्सो फील बेटर कि आप तक चीज़ें पहुंच रही हैं। क्योंकि 11-12 घंटे की वीडियो मुझे नहीं लगता आप एक शॉट में देख पाएंगे। जितना आप देख पाएंगे उतनी वीडियो आपके लिए बनाना फिजिबल है। तो चलिए बात करते हैं ज्योमेट्री की, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। ज्यामिति, तो ज्योमेट्री की दोस्तों यदि हम बात करें, शुरुआत करें, तो ज्योमेट्री पॉइंट से शुरू होती है, जिसको बिंदु बोलते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें कवर करता हुआ चलूँगा, क्योंकि जो बोला है बेसिक बातें बतानी जरूरी है, वो भी बताऊँगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो डेफिनेटली बताऊँगा ही बताऊँगा। तो यदि मैं बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु की, जिसको इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? सिंपल, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वाइट बोर्ड पे मैंने ये पॉइंट लगाया है, इसको बिंदु बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए लाइन ऑफ 0 मैग्नीट्यूड। ठीक है, पॉइंट बेसिकली क्या है? एक लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कितने सेंटीमीटर की लाइन है। तो सेंटीमीटर और कितने की लाइन है, जैसे मान लो मैंने बोला ये लाइन 2 सेंटीमीटर की है, तो बेटा सेंटीमीटर तो इसमें इकाई है, जिसको यूनिट बोलते हैं, और 2 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड है। तो यदि मैं पॉइंट की बात करता हूँ, तो पॉइंट क्या है? एक लाइन है जो कि 0 मैग्नीट्यूड की है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रे या लाइन की। पहले बात करते हैं लाइन, जिसको हिंदी में रेखा बोलते हैं। तो लाइन क्या है दोस्तों? ना कोई और है ना कोई छोर है। वो यदि ऐसी कोई एंटिटी है जो कि सिर्फ लंबाई में है और ना कोई और है ना कोई छोर है, वो सारी की सारी क्या है? लाइन है। जैसे एक आपने रेलवे ट्रैक पे एक पटरी को यदि मैं देखता हूँ, तो जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है रेलवे ट्रैक मुझे दिखाई देता है, और जहाँ जहाँ तक दूसरी साइड भी जाएगी तो वहाँ पर मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई देगा। तो लाइन क्या है? एक इनफाइनाइट लेंथ की एंटिटी है। सिंपल की यदि मैं बात करूँ, दोनों तरफ दोस्तों लाइन का एक्सटेंशन होता है। ये लाइन को जनरली हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं, देयर इज नो एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए लाइन। लाइन का दोस्तों ना कोई और है ना कोई छोर है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रे, जिसको किरण बोलते हैं दोस्तों। रे को किरण बोलते हैं। तो रे में क्या होता है? इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट। ठीक है, नो एंड पॉइंट। तो चीज़ों को जल्दी जल्दी भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो रे का मतलब क्या है दोस्तों? एक ऐसा लाइन या रे, आप इस तरह से मान लो मैंने इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से जो ये जो बिंदु है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरह से। तो रे में बेटा क्या होता है? लाइक O इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और A क्या है? ये हमारा पॉइंट है। तो रे में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट नहीं होता है, इस बात को मैंने एरो से रिप्रेजेंट करा है। यदि मान लो इस तरह से लिखा हुआ है OA
यदि मान लो दोस्तों ये लिखा हुआ है OA, तो ये एक रे रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं OA के ऊपर एक एरो लगा देता हूँ तो ये मेरा रे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि दोस्तों मैं लाइन की बात करता हूँ, यदि मुझे मान लो इस लाइन को L को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे दोनों तरफ का एरो लगाना पड़ेगा। यदि दोनों तरफ का एरो लगा है तो इस बात का क्लियर सा मतलब है कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कभी कभी दोस्तों हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ वो असीम फैली हुई है। तो वो हमारे पास क्या है दोस्तों, लाइन है और ये किरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट वी हैव लाइन सेगमेंट, जिसको रेखा खंड बोलते हैं, जिसको दोस्तों रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है, अब रेखा खंड क्या होता है कि यदि लाइन को जितना मुझे दिखाई दे रहा है मैं उतनी खींच देता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, रेलवे ट्रैक की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो जितना रेलवे ट्रैक मुझे दिखाई दे रहा है जितने दूर तक, तो मैं यदि उसको इस बोर्ड पे बनाना चाहूँ, मान लो A से लेके B, तो इसका एंड पॉइंट भी है और इसका स्टार्ट पॉइंट भी है, इसका एंड पॉइंट भी है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। मीन्स इसका मतलब क्या है, इट हैज़ बोथ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ये दोस्तों हमारे पास लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट के यदि हम रिप्रेजेंट की बात करेंगे तो इसके ऊपर सिंपल एक लाइन खींच देंगे AB। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आती होगी। तो जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक्चुअली में होती हैं उसमें हम लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, चाहे मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, चाहे मैं स्क्वायर ड्रॉ करूँ, ट्रेपेजियम ड्रॉ करूँ, हेक्सागन ड्रॉ करूँ, पेंटागन ड्रॉ करूँ, जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर है अधिकतर उसमें हम लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी नो दैट वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी हैव ए एंडिंग पॉइंट ऑल्सो। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल लाइंस दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जिसको समानांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी का पता नहीं मुझे, बट मैं कोशिश करता हूँ हिंदी की शब्दावली का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि दो ऐसी लाइन जो कि असीम फैली हुई है और उनके बीच में जो दूरी है वो बराबर है। चाहे मैं A पॉइंट पे बात करूँ, B पर, C पे। इसका मतलब क्या है, जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखे होंगे, तो रेलवे ट्रैक में जो दूरी है वो दोनों ट्रैक्स के बीच में बराबर है। आप चाहे कहीं पे खड़े हो जाइए, आप दूर खड़े हो जाइए, पास खड़े हो जाइए, या फिर दूर खड़े हो जाइए, तो यहाँ पर सबके पास में क्या है, बराबर बराबर दूरी है रेलवे ट्रैक की यदि मैं बात कर रहा हूँ। तो सेम हमारे पास पैरेलल लाइन्स का कंसेप्ट है कि भैया एक लाइन है L और दूसरी लाइन है M, तो इनके बीच की यदि मैं दूरी की बात करता हूँ तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पर बेटा ये जो दूरी है ये बराबर है। आप देखेंगे तो दिस इज द डिस्टेंस D विच इज कांस्टेंट। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, टू लाइंस, टू और मोर लाइंस हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस अमंग देम, वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस को दोस्तों ऐसा मान के चलते हैं, दे इंटरसेक्ट, पता नहीं आपको पता है नहीं पता, एट इन्फिनिटी। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो इंटरसेक्ट तो कर रही है बट इन्फिनिटी पे करेंगे, जहाँ तक हमारी नज़र है वो वहाँ तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अक्सर ये टीचर ये बता देते हैं कि भैया पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है, बट हमें नहीं पता कहाँ पर करती है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो करती हैं इंटरसेक्ट, क्योंकि इस दुनिया का जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कुछ पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो यूनिवर्स की शुरुआत भी हुई है और कहीं ना कहीं तो यूनिवर्स की एंड भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, बट हमें ये नहीं पता दोस्तों कि ये कहाँ पर करेंगे। तो हमें सब मान के चलते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके अपने आप को इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइंस। यदि बात करता हूँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडियस ऑफ लाइन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या पूछते हो आप, हाँ रेडियस ऑफ लाइन, ठीक है, रेडियस ऑफ लाइन, रे या लाइन सेगमेंट कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों मैं रेडियस की बात करता हूँ तो आप जरा इस रेडियस को समझने का प्रयास करें कि यदि मेरे पास एक आर्क है AB, तो जैसे ही मैंने एक आर्क ड्रॉ करा तो ऑब्वियस सी बात है एक सेंटर इससे जुड़ा हुआ जरूर से निकल के आ जाएगा, जिसको हम सेंटर बोलते हैं और इसको रेडियस बोलते हैं। अब यदि इस आर्क को दोस्तों मैंने सीधा कर दिया, अब आप मान के चलिए जो आर्क है इसको मैंने सीधा कर दिया AB को, तो ये जो
सेंटर है बेटा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट टू इन्फिनिटी, इट विल शिफ्ट टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस होता है लाइन का वो इन्फिनिटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज जो लाइन का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ए लाइन हैज इनफाइनाइट रेडियस and its center lies at infinity। ठीक है, क्योंकि यदि मैं रेडियस की बात करता हूँ कोई कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों के दोनों जो और छोर हैं वो कहीं ना कहीं पे जाके मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो एक तरह से हम ऐसा मान के चलते हैं कि भैया इनका जो रेडियस है जहाँ पे वो इनका मिलन का बिंदु है वो इन्फिनिटी पे है, उसका सेंटर भी इन्फिनिटी पे लाई करेगा और जो उसका रेडियस है वो भी दोस्तों लाई करेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। तो इतनी बात आपको समझ में आती होगी। पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा पैरेलल लाइंस की तरफ ही रहते हैं। अब हम एक लाइन होती है पैरेलल लाइंस पे, ट्रांसवर्सल लाइन दोस्तों। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। यदि मैं ट्रांसवर्सल लाइन की बात करता हूँ तो एक ऐसी रेखा जो कि दी हुई पैरेलल लाइंस को कट करेगी वो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। लाइक वी हैव अ लाइन L, वी हैव अ लाइन M जो कि पैरेलल है, और यदि मान लो इन दोनों को एक रेखा कट करती है जिसको T लेते हैं, तो बेटा T जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, T इज ट्रांसवर्सल लाइंस। बहुत सारे सवाल यहाँ से बन जाते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल लाइन के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चलिए पहले उनको शुरुआत करते हैं कि क्या क्या एंगल्स होते हैं और क्या क्या एंगल्स आपके लिए जानना जरूरी है। तो हम डिटेल में एक बड़ी सी फिगर बनाते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस की और उनसे जुड़े हुए एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो यदि मान लो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं L और एक पैरेलल लाइन है M एंड वी हैव अ ट्रांसवर्सल लाइन दोस्तों, वी हैव अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स बने हुए दिखाई देंगे। लाइक यदि मैं A पॉइंट की बात करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों B पॉइंट की बात करता हूँ, यदि मैं एंगल्स की बात करता हूँ तो लेट ये एंगल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। सिमिलरली जो नीचे वाले एंगल हैं इनको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यदि इन एंगल्स का मैं नाम जानना चाहूँ या इनको बताना चाहूँ कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में जब पैरेलल लाइंस का जिक्र होगा तो इन एंगल्स के बिना पैरेलल लाइंस का जिक्र करना बेवकूफ़ी है या बेईमानी है। तो यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहले इक्वल एंगल, कौन कौन से एंगल इक्वल्स होते हैं, पहले हम इक्वल्स एंगल्स पढ़ेंगे। तो इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो कौन कौन से एंगल बराबर हैं दोस्तों, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 3 आप यहाँ पर देख पाएंगे, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 7, ये दोस्तों बराबर की श्रेणी में है। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल का, यदि दो सीधी रेखाएं कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, यही इनको वर्टिकल एंगल बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ये पहला वर्टिकल एंगल इक्वल है। अब दूसरे इक्वल एंगल की बात करता हूँ तो जरा एंगल 1 और 5 को आप देखिए बेटा, एंगल 1 और एंगल 5 को। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 यदि लाइन को मैं उठा के L को M की तरफ ले आऊँ तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए, यदि M को बेटा मैं L की तरफ लेके आता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। सिमिलरली 2 और 6 ओवरलैप कर जाएंगे, 4 और 8, 3 और 7, तो ये सारे के सारे ओवरलैप कर जाएंगे। इसका मतलब ये बराबर है। बेटा कौन कौन से एंगल 1 एंगल 5, बट ये कौन से एंगल है, ये हम देख पाएंगे ये एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 5 हो गया, एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो गया, और एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8। ये भी इक्वल होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब एक दूसरे को, ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक दूसरे की जगह ये ले सकते हैं यदि इनमें बदलाव कर दिया जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कौन से दोस्तों एंगल्स बराबर होते हैं, पहले हम इक्वल एंगल की बात कर रहे हैं। तो तीसरा यदि मैं इक्वल एंगल की बात करूं तो आप देखेंगे भैया जो अंदर वाले एंगल हैं, एंगल 4 और एंगल 6,
ठीक है। एंगल 4 और एंगल 6 ये ऑल्टरनेट एंगल है दोस्तों, ऑल्टरनेट एंगल। सो एंगल 4 और एंगल 6 ये बराबर है, और एंगल 3 और एंगल 5 दोस्तों ये भी बराबर हैं। तो ये तो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट मतलब जो एक दूसरे की उल्टी दिशा में है। ऑल्टरनेट आंतरिक कोण, इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण। और यदि मैं दूसरे पेयर की बात करूं ऑल्टरनेट की, तो 1 के साथ 7 और 2 के साथ 8 दोस्तों, 1 के साथ 7 और एंगल 2 के साथ 8, ये हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इतनी बात आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। इक्वल एंगल की यदि मैं बात करूं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, और ऑल्टरनेट जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही एंगल दोस्तों बराबर होते हैं, और इसमें कोई बराबर वाला हिसाब किताब नहीं है। अब जरा हम बात करते हैं वो एंगल जिनमें सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है दोस्तों सम 180 डिग्री। सो कौन कौन से एंगल्स हैं? सम 180 डिग्री को अधिकतर लीनियर पेयर भी बोल देते हैं और स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो कौन कौन से वो एंगल हैं जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं या जिनका सम 180 डिग्री है? तो यदि मैं यहाँ से देखूंगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 2 3 3 4, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, इनको जोड़ के 180 मिलेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये दोस्तों 180 डिग्री। सिमिलरली यदि मैं नीचे की बात करता हूँ 5 और 6 बराबर 6 7 7 प्लस एंगल 8 और एंगल 8 प्लस एंगल 5 दोस्तों ये भी 180 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर पेयर है। और यदि मैं बात करूं और किन किन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बेटा जो लाइन के एक ही तरफ आते हैं और जो अंदर की तरफ, या तो दोनों बाहर की तरफ होंगे। लाइन के एक ही तरफ आए, या तो दोनों एंगल अंदर हो या तो दोनों एंगल बाहर हो, उनका सम भी 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। और ये होते हैं दोस्तों को इंटीरियर एंगल, सह आंतरिक कोण। अगर मैं गलत नहीं हूँ हिंदी में, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से दोस्तों? को इंटीरियर एंगल्स। और यदि मैं बात करूं बाहर वाले एंगल्स की तरफ को, तो 1 के साथ 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 7। इनका भी दोस्तों सम 180 डिग्री होता है। इनको हम बोलते हैं को एक्सटीरियर, से है बाहरी कोण। तो इनको हम बोलते हैं 2 के साथ 7 आ जाए या फिर 1 के साथ 8 आ जाए, तो ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं? ये हमारे पास हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं हम को एक्सटीरियर एंगल। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी मैंने जो 180 वाले एंगल हैं आपको बता दिए। 3 तरह के 180 होते हैं। लीनियर पेयर होता है एक, तो दूसरा को इंटीरियर और तीसरा को एक्सटीरियर। इक्वल की बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस के कुछ कंसेप्ट जानते हैं जहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको मिल सकते हैं, और वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों? मान लेते हैं हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस गिवन है यहाँ पर, L M N P। ठीक है, मान लेते हैं 4 पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो 4 पैरेलल लाइंस हैं इनको 2 ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हैं। इसको T ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं। ठीक है, सो T और Q क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इनके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। यदि मैं इनको AB ले लेता हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को AB, CD, EF और GH, तो दोस्तों पहला जो रूल है या जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि लेफ्ट साइड का रेशो और राइट साइड का रेशो क्या होता है? बराबर होता है। यदि हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस यदि कट होती हैं सेम ट्रांसवर्सल लाइंस के द्वारा, तो उल्टे हाथ का जो अनुपात है कटिंग का और जो सीधे हाथ का लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो रेशो है दोस्तों वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? पहला जो रूल है दैट इज लेफ्ट साइड रेशो
इक्वल्स टू राइट साइड रेशो, राइट साइड रेशो। अब इस बात को यदि मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? यदि मैं लेफ्ट साइड के रेशो की बात करता हूँ AC और CE, तो ये दोस्तों AC के बराबर यहाँ पर BD है और यहाँ पर बेटा DF है, ये इक्वल होगा। आंख बंद करके आप इसको इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज ये दूरी इनके बीच में बराबर रहेगी। जब ये पैरेलल लाइन्स हैं तो इनके बीच में बेटा AC और CE और BD और DF बराबर हैं। यदि मैं और भी रेशो लिखना चाहूँ तो आप इसको CE और EG लिख सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पर DF लिख सकते हैं, आप FH लिख सकते हैं। इनका रेशो भी दोस्तों बराबर होगा। यदि मैं AE की और EG की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यदि आपने यहाँ पर AE लिया है तो यहाँ पर आपको FB लेना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर FH हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर FH हो जाएगा, ठीक है, EG के साथ FH। तो ये सारे के सारे रेशो बराबर होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए या फिर पता होना चाहिए यदि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं पेपर देने के लिए। बहुत बेसिक बातें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट सवाल हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस जो फॉर्मूले को या फिर इस रूल को लगा सकता था। यहाँ पर आपने थेल्स थ्योरम देखी होगी, थेल्स थ्योरम की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब वहाँ पर ये काम आएगा। एक तो एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और DE एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को और वो पैरेलल है, ठीक है, DE पैरेलल है बेटा। तो ये अनुपात 1:2 ले लेते हैं, दैट इज AD का अनुपात DB के साथ में 1:2 का है। तो आपसे DE का और BC का अनुपात पूछ लिया, ठीक है बेटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मान लो हम A पॉइंट से शुरुआत करते हैं तो A पॉइंट पर जो लाइन है वो 0 मैग्नीट्यूड की है। मैंने आपको बोला था बेटा पॉइंट भी एक लाइन होती है जिसकी लेंथ 0 होती है। सबसे पहला मैंने इसीलिए आपको ये बात बताई थी कि यदि मैं DE की बात करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा DE, दैट इज़ 0 में, ये 0 है बेटा, 0 में यदि मैं 1 ऐड करूँगा तो मुझे DE की लंबाई मिल जाएगी। क्योंकि मैं रेशो की बात कर रहा हूँ तो DE कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज़ 1 हो गया। और यदि मैं BC की बात करूँगा तो इस रेशो से ऊपर लेंथ कितनी है, 1 + 2 बेटा 3 हो जाएगा। तो यदि मैं DE और BC का अनुपात जानना चाहता हूँ तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। आप या तो एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा आप यदि चीज़ों को यहाँ से सोचेंगे कि O से स्टार्ट करना है और DE तक लेके आना, तो कितना रेशो आप चले, 1 रेशो चले। कितना रेशो, 1 रेशो। अब आपको BC पे आना है तो O से यदि मुझे BC पे आना है तो कितनी लेंथ में चल पा रहा हूँ, 1 + 2 3, 1 + 2 3। तो बेटा यहाँ से भी आप DE और BC का अनुपात निकालेंगे तो 1:3 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। एक तो और एग्जांपल लेते हैं हम। यदि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन है ABC, EF और GH। ये 1 2 3 1 2 3 का रेशो है और आपसे पूछ लिया जाए कि भैया EF का और EF, GH और BC का रेशो कितना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से 0 से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले यदि मुझे EF तक जाना है तो आप ये देख लीजिए कि आप कितना रेशो चले, 1 रेशो चले। यदि मुझे GH तक जाना है तो GH तक आप कितना रेशो चलेंगे, 1 और 2 3। और यदि मुझे AB तक जाना है दोस्तों, दैट इज़ BC तक आना है, तो कितने रेशो चलना पड़ेगा, 1 2 3 और 3 6। तो 1 3 6 सवाल का सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों। 136 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर गिवन है यदि हमसे रेशो की बात कर रहा हूँ मैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपने सीखी होगी कि किस तरह से हम साइड रेशो से बेस रेशो निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ और यहाँ पर अब हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये 9 है, ये 7 है और ये 3 है, और आपसे पूछ लिया कि DE, ये F, ABC DE G और इसको GH ले लिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि आप हमें रेशो बता दो AE का, EH का और HC का, ठीक है। यदि आपको
बेस पता है और साइड रेशो निकालना है। तो बहुत को आसान है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि जब आप साइड रेशो निकालेंगे बेस से तो आपको इनका अंतर लेना है। तो बेटा इनका अंतर कितना है 7 और 2, इनका अंतर कितना है 7 और 9 का 2 अंतर है। तो ठीक है, तो EH तो है ही नहीं एक्चुअली में, AE EH, हाँ AE EH और SC। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूँगा तो 0 से 3 तक कितना अंतर है, यहाँ पर 3 अंतर है, तो ये बेटा ये 3 आ जाएगा। 3 से 7 कितना अंतर है, 4 अंतर है, और 7 से 9 कितना अंतर है, 2 अंतर है। तो AE EH और SC का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 4 2, 3 4 2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपको ये सब चीज़ें जब आप पता होंगी तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको एकदम से समझ में आ जाएंगी, आपको इनके लिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में बहुत सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, और जब आप बहुत सारे सवाल लगा के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने इस तरीके से चीज़ों को नहीं सीखा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा। एक और एग्जाम्पल की यदि मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल, हमने एक ट्राइंगल यहाँ पर बनाया है ABC, यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स है मेरे पास, ठीक है, दैट इज DE FG H और I, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया है, आपको रेशो गिवन है, बेस रेशो, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर बेस रेशो 1 2 3 और 4, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया कि भैया AD का, DF का, FH का और HB का अनुपात कितना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, सिंपल सा, आपको इनका अंतर लेना है, दूरी का, मतलब बेस की दूरी का अंतर लेना है। तो बेस यहाँ पर 0 है बेटा, तो 0 और 1 का अंतर 1 आएगा, 1 और 2 का अंतर 1 आएगा, 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, और बेटा 3 और 4 का अंतर भी 1 आएगा। तो ये सारे के सारे जो अनुपात हैं वो बराबर बराबर है, मतलब 1:1:1:1 में है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए यदि मैं पैरेलल लाइंस की बात करता हूँ और ट्रांसवर्सल लाइंस की बात करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अब हम जो ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ें हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में, कोण क्या होते हैं। एंगल्स हिंदी में दोस्तों इनको कोण बोलते हैं, हिंदी में कोण बोलते हैं। तो एंगल्स का सिंपल सा मतलब है कि यदि दो लाइन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ ना कुछ कोण जरूर बनाएंगी, और यदि कोण नहीं बनाएंगी तो वो समानांतर रहेंगी, ठीक है। मान लेते हैं एक ये लाइन है AB, और दूसरी लाइन यहाँ से उठ के आ गई, इसने इसको यहाँ पर कट कर दिया AC, ठीक है। तो इनके बीच में जितना उठाव रहेगा वो उसका एंगल है। एंगल को अधिकतर हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल को नापने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। ये जो थीटा है बेटा ये एंगल है, और एंगल को नापने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल की यदि बात करते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक तो डिग्री और एक हमारा रेडियन। और ये है दोस्तों एंगल, प्लेन एंगल, इसको मैं प्लेन एंगल लिखता हूँ। प्लेन मतलब जो बोर्ड में बन पाएगा, एक होता है जो सॉलिड में बनेगा, वॉल्यूम में बनेगा, या फिर 3D में बनेगा। लाइक एक स्फेयर है या फिर एक फुटबॉल है, फुटबॉल के टॉप पे मैं कोई भी एरिया ले लूँगा तो उसके सेंटर पे कितना एरिया बनेगा। फिर कोन है जिसको ऐसे शंकु बोलते हैं, तो शंकु क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये सॉलिड एंगल बनेगा, क्योंकि ये घुमावदार एंगल बनेगा, ठीक है। तो प्लेन एंगल की यदि मैं बात करता हूँ तो दो तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं, डिग्री और रेडियन। तो सबसे पहले आपको डिग्री पता होना चाहिए और रेडियन पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, आपने जितने भी एंगल्स अभी तक बनाए होंगे 90 से लेके 45, 60, 120 जितने भी एंगल बनाए होंगे सब डिग्री में बनाए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक ज़रूरी है, एक सर्कल मान लेते हैं, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट ले लेते हैं दोस्तों, 1 यूनिट। अब ये जो 1 यूनिट है ये 1 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी आपके दिमाग में जो डिस्टेंस आती है लाइन को नापने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं 1 यूनिट। तो यदि आपको मैं बोलूँ कि भैया O के बराबर में एक चक्कर लगाना है, दैट इज़ पॉइंट O के अराउंड में एक चक्कर लगाना है फुल राउंड, तो आपको पता है और मुझे भी पता है कि एक फुल राउंड में कितने डिग्री बनते हैं, 360 डिग्री बनते हैं। कितने डिग्री होते हैं दोस्तों, 360 डिग्री होते हैं।
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रेडियन। अधिकतर बच्चे को रेडियन की जानकारी नहीं होती है और ये सोचने की कोशिश करता है कि रेडियन क्या होते हैं, उसको कैसे भी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। तो रेडियन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो जितना भी एंगल है, जितना भी यहाँ पर रेडियस है, मान लो 1 यूनिट का हमने रेडियस लिया है, तो उतने ही यूनिट का आप एक आर्क बना लीजिए। क्या बोला मैंने, यदि मैंने मान लो यहाँ पर 1 यूनिट का आर्क लिया है, 1 यूनिट का रेडियस लिया है, तो आप यहाँ पर 1 यूनिट का आर्क ले लीजिए, 1 यूनिट का आर्क ले लीजिए। और ये जो 1 यूनिट का आर्क जितना एंगल बीच में बनाएगा, ये हमारा 1 रेडियन होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 1 यूनिट का आर्क ले लीजिए और 1 यूनिट का यदि रेडियस हो जाएगा तो बीच में जितना भी एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन की यदि मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ आर्क। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि हम बात करते हैं रेडियन क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि 1 यूनिट और 1 यूनिट, आप 2 यूनिट ले सकते हैं, 3 और 3 बराबर भी आप ले सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं यहाँ से दोस्तों कि रेडियन को जो एंगल है उसको हम अधिकतर थीटा से ही मान लेते हैं, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो थीटा बराबर होता है L/R, थीटा बराबर होता है L/R। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ आर्क। तो मैं यहाँ भी यदि मान लो दोस्तों एक राउंड घूमना चाहूँ, यदि मैं इस सर्कल में एक राउंड घूमना चाहूँ दोबारा से, ठीक है, तो एंगल इन 1 फुल राउंड। तो यदि मैं दोस्तों यहाँ से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एक राउंड घूमना है, सो यदि आप एक राउंड घूमेंगे तो कितनी लेंथ कवर करेंगे, आप मुझे बताइए। यदि आप घूम के वापस यहाँ पर आ जाएंगे तो कितनी लेंथ कवर करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2πr लेंथ कवर करेंगे। कितना करेंगे बेटा, 2πr। और इसका रेडियस कितना है, r है दोनों ही केस में, तो r से r बराबर हो जाएगा, तो ये बेटा 2π आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि वहाँ भी आपने 1 राउंड घूमा तो 360 डिग्री, यहाँ भी आपने दोस्तों 1 राउंड घूमा तो यहाँ भी 2π आ गया, और 2π ये रेडियन है। तो आप मुझे बताइए, जब आप दोनों केस में बराबर राउंड घूम रहे हैं तो 360 और 2π क्या बराबर नहीं होंगे, तो बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि भैया 360 डिग्री में 2π रेडियंस होते हैं। कितना होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 360 डिग्री में 2π रेडियन होते हैं। अब यदि मैं बात करूं थोड़ा सा और इसको आगे इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, और 1 रेडियन में दोस्तों 180/पाई, और यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 22/7 या फिर 3/3.14। तो आप ये देखेंगे कि 1 रेडियन में करीब 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास होता है। तो यहाँ से आपने एक बात जानी होगी कि भैया जो रेडियन है वो बड़ी यूनिट है। यदि मैं डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री से बड़ी यूनिट है रेडियन, इसीलिए रेडियन का स्कोप ज़्यादा है फिजिकल मेजरमेंट में भी और ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट में भी। तो 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट होते हैं। ये बात आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। अब मिनट का कंसेप्ट भी आपको बता देता हूँ मैं लगे हाथ में, कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं बेटा, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में, ये मिनट का साइन है, ये मिनट का साइन है, ठीक है, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 2 लाइन खींचेंगे तो सेकंड है, और 1 लाइन खींचेंगे तो मिनट है बेटा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये भी बात आपको पूर्णतः पता होना चाहिए यदि आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप चीज़ों को बारीक तरीके से सीखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम कोण पे वापस आते हैं। हम कोण बता रहे थे आपको, तो फिर से हम जरा यहाँ पर कोण लिखते हैं। तो एंगल्स की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल, जिसको हम न्यून कोण बोलते हैं दोस्तों, न्यून कोण, ठीक है। अब जितने भी एंगल्स यदि मैं बात करूँगा तो हम डिग्री में लिखेंगे, बट यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको डिग्री और रेडियन की तो हम वहाँ पर अपने हिसाब से कर लेंगे। तो एक्यूट एंगल दोस्तों कितना होता है, यदि
दो लाइन सेगमेंट के बीच में एंगल थीटा है, तो यदि दोस्तों थीटा जो है वो 90 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है तो वो हमारा न्यून कोण होता है। लिखूंगा नहीं, आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि एंगल जो है वो 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और 90 से छोटा होगा तो हमारा न्यून कोण बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों समकोण होता है, समकोण जिसको बोलते हैं, दैट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल में ये जो कोण बढ़ता हुआ है ये 90 पे आके यदि मैं रोक देता हूँ इसको, तो ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री का, इसको हम समकोण बोलते हैं, समकोण। तो यहाँ पर जो थीटा है दोस्तों वो 90 डिग्री हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। थर्ड हम बात करते हैं अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण दोस्तों कितना होता है, यदि मान लो ये जो हमारा कोण बढ़ता हुआ 90 से क्रॉस कर गया, ठीक है, हम लोग कोण को ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण है यदि 90 से तो बड़ा हो जाए बेटा और 180 से छोटा हो जाए, तो इस तरह का जो कोण रहेगा वो हमारा अधिक कोण रहेगा। इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, और हिंदी में इसको अधिक कोण बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। और फोर्थ है हमारा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है दोस्तों, यदि हमारे पास एंगल बढ़ता हुआ इस तरह से आ गया कि 180 डिग्री हो गया, 290 को यदि मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे 90 करना चाहूँ तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा, तो 290 को दोस्तों आप जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट एंगल में कितना होता है, थीटा 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों क्या होता है कि यदि मान लो ये कोण बढ़ता हुआ ओ से लेके और हमने यहाँ तक बना लिया बी तक, तो मैं इसको बढ़ा रहा था घड़ी की उल्टी दिशा में दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण है ये 180 से पार कूद गया, ठीक है, 180 से पार। तो यदि थीटा हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारा कौन सा कोण है, अधिक कोण बोलते हैं इसको, तो सॉरी रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा मुझको। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि जब मैंने आपको एक्यूट एंगल बताया था, तो एक्यूट एंगल में मैंने आपको यहाँ तक सीमित रखा था। तो यदि आप इसके उल्टी दिशा में जाएंगे दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ये दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। और यहाँ भी यदि मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यदि मैं इसके अपोजिट में जाऊँगा अंदर वाले की, इसको मैं एक्यूट एंगल का नाम दे सकता हूँ। तो आपने एक बात यहाँ पे जानी होगी कि एक्यूट एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल दोनों मिला के 360 डिग्री बना देंगे, क्योंकि एक पूरा गोला कंप्लीट कर लेंगे। कितना, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, जिसको हमने एक्यूट एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल यदि मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये दोस्तों कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए। जितने भी एंगल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, और आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं ट्राइंगल्स की, क्योंकि असली ज्योमेट्री दोस्तों यहाँ से शुरू होती है, जो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ेगी। तो ट्राइंगल्स की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ट्राइंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जिसके पास 3 भुजा है वो त्रिभुज है, जिसके पास 3 भुजा है वो त्रिभुज है। तो इट इज़ द, ये इसके बारे में कुछ खास बात है, इट इज़ द मिनिमम साइडेड पॉलीगन। मिनिमम साइडेड पॉलीगन, ठीक है, इट इज़ द मिनिमम साइडेड पॉलीगन, मतलब ये सबसे छोटा बहुभुज है। आप 2 लाइन से, आप दोस्तों 2 लाइन से एक क्लोज फिगर नहीं बना सकते, इसके लिए आपको 3 लाइन चाहिए ही चाहिए। और जब आप 3 लाइन आ जाएगी आपके पास, तो आप इसको
त्रिभुज बोलेंगे। 3 के बाद 4 वाले को हम चतुर्भुज बोलते हैं। बट हमसे आपसे क्या पूछा कि भैया इट इज़ द मिनिमम साइडेड पॉलीगन, ये सबसे मिनिमम साइड वाला पॉलीगन है। और इसकी क्या क्या विशेषता हैं? इट हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 इंटीरियर एंगल, इट हैज़ 3 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। मान लेते हैं हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। ठीक है दोस्तों, तो इस त्रिभुज में क्या क्या है? जो सामने वाली साइड है अधिकतर जो A है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, B से और ये C से। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ऑर्डर में होगा, बट हमारा मन है तो हमने इसको ऐसे ले लिया है। आपका मन है कुछ और लेने तो आप इसको PQRS कुछ भी ले सकते हैं, यू आर फ्री। अब यदि मैं एंगल की बात करता हूँ तो इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसको गामा ले लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि इसमें 3 तो भैया साइड हैं, 3 तो हमारे पास साइड है। कौन कौन सी साइड है? AB, BC और CA। और यदि मैं एंगल्स की बात करता हूँ, आंतरिक कोण, इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब और क्या होता है ट्राइंगल्स में? इसके यदि मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ दोस्तों, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होता है कि बाउंड्री को जोड़ के कितना आपके पास उत्तर आता है। तो पेरीमीटर होगा दोस्तों इसका AB, दैट इज़ AB को जोड़ूंगा प्लस BC प्लस CA, इन लाइंस को जोड़ेंगे, दैट इज़ A प्लस B प्लस C। तो दोस्तों यदि मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? परिमाप। अब एक होता है दोस्तों सेमी पेरीमीटर, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप का जो आधा होता है, दैट इज़ परिमाप का जो आधा होता है दोस्तों, वो हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है। जो परिमाप का आधा होता है दोस्तों वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो आज की क्लास में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्राइंगल्स से आगे बातों को सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर ट्राइंगल्स के बारे में बिल्कुल जानकारी आपको दूंगा। और इतनी जानकारी होगी कि आपके पास कुछ डायरेक्ट सवाल यदि आपके पास आएंगे तो आप उन डायरेक्ट सवालों का उत्तर बिना किसी मशक्क़त और मेहनत के साथ में बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सवाल थ्योरेटिकल भी आ जाते हैं दोस्तों, और थ्योरेटिकल सवाल तब तक आप हल नहीं कर सकते जब तक आपके कंसेप्ट ना क्लियर हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मुझे इंस्टाग्राम, मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी सिलेक्शन क्लासेस के नाम से है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।